सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको मैंने कल क्या बताया था भाई? कल बताया था मैंने जब वो हीट ट्रांसफ़र होता है कौन कौन से प्रोसेसेस से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या सीरीज और पैरेलल में अगर स्लैब्स रख दिए जाएँ तब क्या होगा, तब क्या इक्विवेलेंट यहाँ पे कंडक्टिविटी होगा। तो चीज़ें बहुत सिंपल है, यहाँ पे भी आप समझ जाइएगा, अब हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, क्योंकि मैंने बता रखा पहले बच्चों, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप जानते हैं ना, तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ये चीज़ जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि रेजिस्टेंस का ही खेला है भाई। जिस तरीके से वहाँ सीरीज में रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जिस तरीके से वहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होते हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, वैसे ही यहाँ भी करना है कि नहीं। तो चीज़ें आसान है, हो गई ना। ठीक है, देखिए मैं बताने वाला हूँ क्या। यहाँ पे पहली बात आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे स्लैब्स पैरेलल और सीरीज दोनों में, ठीक है, पहले हम देखने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। ऑब्वियसली बात है बच्चों यहाँ पे कि ये जो स्लैब रखा हुआ है, एक स्लैब ये है और दूसरा स्लैब ये है, ये स्लैब ऑब्वियसली कंडक्टिंग तो होगा ही ना। के का वैल्यू दे रखा है, कंडक्टिंग तो है, तभी तो यहाँ पे हीट कंडक्ट होकर यहाँ तक जा रहा है कि नहीं। ये समझना है, ये नॉन कंडक्टर नहीं, कंडक्टिंग ही होता है स्लैब। और ये स्लैब जो आप देख रहे हैं, ये बाहर से यहाँ पे देखिए कोटिंग किया हुआ है, ये है ना, इस टाइप का ये चीज़, इस टाइप का क्यों किया गया है? क्योंकि बाहर से इंसुलेटेड हो, इन्वायरमेंट में इसका रेडिएशन या कन्वेक्शन के थ्रू कोई भी हीट ट्रांसफ़र ना हो, ताकि हीट लॉस होता है, ठीक है, वो नहीं हो, इसीलिए ये कोटिंग किया गया है। ठीक है, और अब देख सकते हैं यहाँ पे हाई रिजर्वायर है, हाई टेम्परेचर पे ये रखा हुआ है, और यहाँ पे हीट रिजर्वायर लो टेम्परेचर पर रखा हुआ है। ठीक है, लेंथ दोनों का दे रखा है, एरिया दोनों का होगा A1 A2, ठीक है कि नहीं बच्चों। चीज़ें आसान है। और हम ये बात कब कर रहे हैं? जब हर एक क्रॉस सेक्शन में बहने वाला हीट बराबर हो जाए, है ना, कांस्टेंट हो जाए। समझ में आ रहा है बच्चों? इसका मतलब ये स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, हर एक क्रॉस सेक्शन में बहने वाला हीट का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, या फिर वहाँ उसका चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन लेंथ भी बराबर हो जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है। मैंने पीछे स्टेडी स्टेट के बारे में अच्छे से बता रखा है बच्चों, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे हैं एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे ही हम लोग बात कर रहे हैं, समझिएगा, है कि नहीं। स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये एक यहाँ पे है और एक ये भी है। ये दो स्लैब्स हमने रखे, अभी दो ही लेकर बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है मल्टीपल भी आ जाए, तो बताता हूँ आगे मैं। बात ये है बच्चों कि आपने याद कीजिए, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की बातें याद कराता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या देखे थे भाई? करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था, वहाँ पे आई का वैल्यू डेल्टा V अपॉन R होता था। अगर सीरीज में वहाँ पे रेजिस्टेंस होते थे तो उसको R1 + R2 + R3 कर देते थे। यहाँ भी वही होगा, लेकिन चलिए एक बार थोड़ा अच्छे से बता देते हैं ना, यहाँ पे हैं तो यहाँ पे बता देते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो उसी तरीक़े से यहाँ अगर हम देखें H का वैल्यू, मतलब IH मतलब होता है हीट करंट, इसको हीट करंट बोल देते हैं। हीट करंट का वैल्यू क्या होता है बच्चों? डेल्टा V के जगह पे डेल्टा T आ जाता है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन इसका रजिस्टेंस, है ना। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाता है। आई थिंक क्लियर होगा यार, आई थिंक क्लियर होगा। तो हीट करंट ऐसे लिखते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे कर देते हैं भाई। अगर इधर से ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे करंट है कि नहीं, ये हाई हीट है ना, ये हाई हीट है, और ये लो टेम्परेचर पे है, ये हाई टेम्परेचर पे, ये लो टेम्परेचर पे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे TH है, यहाँ पे T कूल है, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई T टेम्परेचर होगा, मानना तो पड़ेगा भाई, है कि नहीं बच्चों। ये मान लेते हैं यहाँ पे कोई T टेम्परेचर है बीच में, यहाँ से यहाँ पे क्योंकि इंटरफेस टाइप का है। तो सीरीज में क्या होता था, सीरीज में तो बहुत आसान होता था, करंट जो यहाँ से फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ पे जाता था। सोचेंगे फिर करंट वही जा रहा है तो सर जी फिर इसका रेजिस्टेंस की क्या मतलब है? रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना ना, करंट को थोड़ा सा उसको वैल्यू को रोकना। लेकिन ये आपने गलत समझा है बच्चों, करंट रोकता नहीं है वो, ये गलत समझा आपने। रेजिस्टेंस करंट नहीं रोक रहा है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। जिस रेजिस्टेंस को आप ले रहे हैं ना, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है, इसके बीच में कर रहा है। रेजिस्टेंस का काम ये होता है, रेजिस्टेंस रेट ऑफ फ्लो को चेंज नहीं करता है, वो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को
क्रिएट करता है। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, अगर पाइप में पानी जा रही है, पाइप कहीं पे पतली है, पाइप कहीं पे मोटी है, तो मोटी पाइप है तो उसमें भी तो पानी बहेगा, और पतली पाइप है उसमें भी पानी बहेगा। पानी वहाँ पे करंट है, और पानी हमेशा जिस छोर से गया है उसके बाद अगले छोर पे भी उतना ही पानी निकलता है, पानी कम नहीं हो जाता है भाई, है कि नहीं। तो वही करंट कम नहीं हो जाता है बच्चों कहीं पे, अगर रेजिस्टेंस हमने लगा दिया तो बस होता क्या है, प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। पानी कहीं पे अगर पतला पाइप कर दिया तो प्रेशर से ज़्यादा आएगा, है कि नहीं। तो बस प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है, उनका रेट ऑफ फ्लो में कभी चेंज नहीं आता है बच्चों। रेट ऑफ फ्लो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज है। तो चार्जेज अगर कम हो जाए तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल वैलिड ही नहीं होगा, चार्जेज ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर रजिस्टेंस है तो रजिस्टेंस इसका करंट को कम नहीं कर रहा है। मान लें यहाँ पे I1 चल रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, नहीं बच्चों I1 I2 नहीं जा रहा है, दोनों जगह करंट सेम जाता है कि नहीं, क्योंकि सेम है ना, सेम लाइन में। तो यहाँ से इसको बहने के लिए आई ही जाना पड़ेगा, इधर भी आई इधर भी आई। अब जाकर क्लियर होगा आपको। बोलेंगे ये तो डाउट ही नहीं था सर मेरे को, लेकिन मेरे को डाउट था कि आपको डाउट होगा, तो इस डाउट को क्लियर करने हमने आपको ये डाउट क्लियर कर दिया, ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है, तो करंट फ्लो होता है चेंज इन पोटेंशियल, मतलब चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस। तो टी एच है यहाँ पे, और माइनस टी कर देंगे डिवाइडेड बाई इसके रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं। उसी तरीक़ा से आई एक और आ जाएगा ना, टी माइनस टी कूलिंग डिवाइडेड बाई R2 आ जाएगा। मैंने इसका लिखा, पहले इसका लिखा और पहले फिर बाद में इसका। यहाँ पे मान लेते हैं टेम्परेचर टी है, हमें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके भाई, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको आई एच बोल देते हैं, आई एच। चलिए ना एच ही लिख देते हैं, हीट ही लिखते हैं इसको बच्चों, किताबों में भी एच ही लिखा जाता है। तो ये दोनों एच सेम ही हो जाएगा भाई, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है किसका वैल्यू। ये दोनों को अगर ये देखिए, ये और ये है, दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो टी टी कट जाएगा, और इसको इधर गुना कर देते हैं, इसको इधर गुना कर देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, एच इंटू R1 बराबर टी एच माइनस टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच इंटू R2 इक्वल टू टी माइनस टी सी। दोनों को जोड़ देते हैं तो कट जाएगा वो, तो टी एच प्लस टी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एच इंटू R1 प्लस R2 हो जाएगा भाई, है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे एच जो करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा आपके पास टी एच प्लस टी सी अपॉन R1 प्लस R2। और यही तो यहाँ पे आपको पता होगा कि एच का वैल्यू क्या होता है। एच मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए। करंट फ्लो यहाँ से यहाँ तक सेम हो रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस करेंगे, आखिरकार यही तो लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस टी एच माइनस टी कूल डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो आर इक्विवेलेंट। और यही चीज़ ये हमने इसका लिखा और यही चीज़ इसका भी आ रहा है, मतलब ऊपर वाला तो देख सकते हैं यहाँ पे सेम ही है। और एक सेकंड, मैंने क्या किया है, ऐड किया है क्या, तो यहाँ पे माइनस है ना ये वाला, तो एक माइनस आएगा बच्चों, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये दोनों सेम हो गया, है कि नहीं, ये सेम है ऊपर वाला, इसका मतलब नीचे वाला भी चीज़ें सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब कि आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारे पास जो आ रहा है R1 प्लस R2 आ रहा है, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दे रखा है। ओके, है ना बच्चों, बहुत सिंपल हो गया भाई। दो यहाँ पे दे रखा है वही कंडक्टर से, तो R1 प्लस R2 आ जाएगा। अरे सर जी ये तो हमें पता ही था, अरे पता था बच्चों, फिर भी मैंने बता दिया, चलिए कोई बात नहीं, अब आगे चल लेते हैं भाई, है कि नहीं। इस तरीके से हम लोग R1 प्लस R2 निकाल लिया। अगर यहीं पे और भी ज़्यादा रहता, मान लेते हैं कि एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेज है, if there is more than two conductors, दो से ज़्यादा कंडक्टर्स हों, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ना, इस टाइप की बात हो रही है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, तो इस टाइप से है बच्चों। और यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर, यहाँ पे लो टेम्परेचर बच्चों,
यहाँ पे टी हाई है, यहाँ पे टेम्परेचर कूल है, मतलब कम है। ठीक है, आपको सबका यहाँ पे दे रखा है। इसका कंडक्टिविटी K1 है, K2 है, K3 है, K4 है, डॉट 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 Kn तक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनका हम अभी ले रहे हैं, इनका एरिया और उसका एरिया और लेंथ अलग अलग। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आएगा बच्चों, उसी तरीक़ा से R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक आ जाएगा, क्योंकि हमने टोटल सबको ऐड कर दिया भाई। तो ये सीरीज में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। चलो कोई बात नहीं बच्चों, हो गया। लेकिन यहाँ पे अब हमको के में रिलेशन लाना है, मतलब आर का वैल्यू क्या होता है, हमने पीछे बताया आपको, एल अपॉन के ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, इसका चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं रेजिस्टेंस की जगह पे, है कि नहीं बच्चों। इसका मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 का जगह पे L1 अपॉन K1 A1 A प्लस L2 अपॉन K2 A2 प्लस L3 अपॉन K3 A3 प्लस डॉट 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 Ln अपॉन K3 AA Kn An हो जाएगा ना यार। चलिए कोई बात नहीं, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब इस तरीके में तो ये जनरली फॉर्म में आ गया। अगर मान लेते हैं इफ लेंथ एंड एरिया आर इक्वल्स, लेंथ और एरिया यहाँ पे सेम है, मतलब कि लेंथ में हम लोग एल लिख देंगे और एरिया में यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है, सबका सेम है, तो इसका मतलब अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू एल अपॉन K1 A एल अपॉन K2 A प्लस एल अपॉन K3 A प्लस डॉट 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 एल अपॉन Kn टाइम्स ए हो जाएगा। तो क्या आएगा टोटल बच्चों, देखिए एल अपॉन ए कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Kn। आर इक्विवेलेंट मतलब कि क्या, पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, इस सबको जोड़ देंगे, एल 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 कितना एन टाइम्स है, तो एल एन टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो आ जाएगा एन टाइम्स एल आ जाएगा अपॉन के इक्विवेलेंट हमको निकालना है, इंटू एरिया क्या होगा बच्चों, देखिए हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं, एरिया क्या है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो ये बहुत बड़ा सा ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे बहुत बड़ा सा ऐसे कंडक्टर बन जाएगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह पे तो बराबर ही है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या लिखा है, ए लिखा है। हमने जो ए लिया है ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों, तो ये तो पूरा भी बन जाएगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही रहेगा ना भाई, ये तो वही रहेगा, क्योंकि हम लोग सेम ले चुके हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग ए से लिख सकते हैं, बिल्कुल स्मॉल ए है ना यार, हम कैपिटल ए कहाँ, अच्छा चलो कैपिटल ही ले लेते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अब क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, एल, अरे यार अच्छे से हो जाए, एल और एल, एरिया एरिया कट गया, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, एन अपॉन के इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है वो आ रहा है 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Kn। इसको आगे ले चलते हैं बच्चों, तो के इक्विवेलेंट आपको दिख रहा होगा साफ साफ, एन अपॉन क्या हो जा रहा है, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Kn, यही तो आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ये समझिएगा, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन का के इक्विवेलेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन का के इक्विवेलेंट ये होता है। ठीक है, तो अब अगर चाहें इफ देयर इज ओनली
2 conductors. Of same area and length. है ना, अगर इस टाइप का आपको दे रखा है, ये इस केस, ऐसा ही मैं केस क्यों ले रहा हूँ बच्चों, ऐसा केस इसलिए रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर केसेज में आपको 2 ही दे रखा है 3 दे रखता है, ऐसा इस टाइप का होता है। तो अगर 2 दे रखा होता है सवालों में तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर अगर 2 दे रखा है तो के इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, नीचे आ जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2। तो सिंपल हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। अगर 2 दे रखा है तो ऐसे कर देंगे, है कि नहीं। तो आसान है ना बच्चों, बिल्कुल आसान है। सीरीज कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट का वैल्यू ऐसे होता है और ये होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको ये याद ही करना है, बट ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर कहीं पे यूज होगा तो हम डायरेक्टली लिख पाएंगे ना भाई। इतना इतना कौन करेगा इधर कैलकुलेशन, ये तो बस मैं आपको बता दिया। तो आप डायरेक्टली ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं, उतना ऐसे ज़रूरी नहीं है याद करना। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट का वैल्यू ये होता है, ठीक है। बाकी अगर आप 3 हो जाए, इफ़ 3 कंडक्टर्स, तो आप हमको लिख के बताइएगा कमेंट में कितना आएगा, ठीक है। 3 कंडक्टर्स में के इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जिस तरीके से हमने इसको किया ना वैसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। एक चीज़ और है, ये तो बहुत आसान है। बोला जा रहा है कि टेम्परेचर एट द इंटरफेस ऑफ द कंपोजिट बार। कंपोजिट बार पे टी क्या होगा, टेम्परेचर। सर्दी हो जाएगा, मतलब इस टाइप का है भाई। 2 आपने ले लिया है, 2 बार कंडक्टर ले लिया है इस टाइप का। और अगला ये है, समझ सकते हैं। 2 यहाँ पे ले लिया हमने कंपोजिट बार, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि इसका K1 है और इसका लेंथ जो है L1 है यहाँ से यहाँ तक। उसी तरीक़ा से इसका K2 कंडक्टिविटी दे रखा है और इसका लेंथ आपको L2 दे रखा है। आपको साफ साफ बता रखा है कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है और यहाँ पे टेम्परेचर कूल है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हीट ऐसे करके फ्लो हो रहा होगा भाई। यहाँ पे टेम्परेचर, बीच का टेम्परेचर T दे रखा है और हमें निकालना भी T ही है, बीच का टेम्परेचर, है ना। आपको दे रखा है कि इन दोनों का एरिया सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑफ बोथ बार कंडक्टर सेम, है ना। दोनों का बार कंडक्टर का एरिया सेम दे रखा है। तो इस केस में क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है भाई। जिस तरीक़ा से आपने हीट करंट H लिख रहे थे ना, वो डेल्टा भी, मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, वही जैसे वहाँ किया था वैसे ही, TH माइनस T डिवाइडेड बाई K1, सॉरी R1 है ना। उसी तरीक़े से एक और H हमने लिखा था T माइनस TC डिवाइडेड बाई R2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। R1 R2 का वैल्यू आप बता सकते हैं। R का वैल्यू क्या होता है, L/K टाइम्स ऑफ A हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मान लेते हैं अगर आपको T ही निकालना है तो देख लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए HR1 इक्वल टू TH माइनस T, HR2 इक्वल टू T माइनस TC। तो यहाँ पे साफ साफ आपको पता चल जाएगा। H का वैल्यू उठा के इधर रख दीजिए, है कि नहीं, क्योंकि हमको T पता करना है भाई। ओके ओके ओके, TH माइनस T डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 इक्वल टू T माइनस TC हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू हमको पता चल जाएगा, TH/R2 माइनस TR2 इक्वल्स टू TR1 माइनस TC/R1। ठीक है भाई, यहाँ पे TT आ जाएगा, तो यहाँ पे TH टाइम्स ऑफ R2 प्लस TC टाइम्स ऑफ R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यही हो गया T का वैल्यू बच्चों, है ना।
टी का वैल्यू जो हमने निकाला है वो ये आया है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आर का भी वैल्यू रख देते हैं यार, आर का वैल्यू तो रख ही सकते हैं बच्चों। टी एच इंटू, देखिए R2 है, मतलब कि एल अपॉन के कर देंगे, तो के 2 रखेंगे। एरिया देखिए हर जगह पे आएगा, एरिया यहाँ पे एरिया भी आएगा, यहाँ पे भी एरिया आएगा, यहाँ पे भी एरिया, तो एरिया एरिया हर जगह पे कट जाएगा भाई, इसीलिए हम एरिया नहीं लिखेंगे। प्लस टी सी इंटू L1 है ना, ये L2 है, अपॉन L1 डिवाइडेड बाई K1 डिवाइडेड बाई L1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई K2। ये टोटल हो गया यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू। चाहे तो सवाल में ये भी दे सकता है कि हो सकता है इनका लेंथ भी बराबर हो, तो लेंथ बराबर हो जाएगा तो लेंथ फिर से कट जाएगा हर जगह पे, फिर K1 K2 में वैसा रिलेशन आ जाएगा। चाहे तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन सवाल में दे रखा होगा तो कर लेंगे हम लोग, है कि नहीं। तरीका तो पता ही चल गया बच्चों। तो चलिए अब आगे देखते हैं, ये बहुत सिंपल सा ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। पैरेलल में क्या होता है भाई, पैरेलल भी बिल्कुल आसान है यार। जिस तरीके से आपने सीरीज में पढ़ा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है R इक्विवेलेंट का वैल्यू, यहाँ पे क्या होता है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था भाई, क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस टाइप पे होता था। समझिएगा, ये इस टाइप से इधर हाई टेम्परेचर पे, इधर फिर से लो टेम्परेचर पे, इधर यहाँ पे फ्लो हो रहा है हीट, यहाँ पे तो इधर गया है Q1 इधर से हीट, और इसमें फ्लो हुआ है तो यहाँ पे Q2 हीट गया है, मतलब वही करंट I1 इधर से I2 इधर से। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है क्या बात ध्यान देने वाली है बच्चों, कि ये अगर टेम्परेचर हाई है और ये टेम्परेचर कूल है, तो इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टी एच माइनस टी कूल। इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टी एच माइनस टी कूल, क्योंकि ये भी सेम है भाई, ये पूरा स्लैब सेम है, तो पूरा स्लैब पे टेम्परेचर सेम है, क्योंकि हम स्टेडी स्टेट कंसिडर किए हैं, ये टी कूल है, ठीक है। तो ये पूरे पे सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ओके, एक चीज़ हमें पता चल गई। लेकिन जो यहाँ पे हीट फ्लो हो रहा है Q1 हो रहा है, यहाँ पे हीट फ्लो हो रहा है Q2, तो दोनों को हीट को जोड़ देंगे तो पूरा Q आ जाएगा हमारे पास। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। एट स्टेडी स्टेट बात हो रही है बच्चों। ओके, Q1 प्लस Q2 जो हीट फ्लो हो रहा है वो टोटल मान लेते हैं, टोटल हीट फ्लो होगा। ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं, करंट लिखना है ना हमें, तो हीट करंट लिखना है, तो हीट करंट का वैल्यू हम लोग H से लिखते हैं, तो H1 प्लस H2 इक्वल टू पूरा H करंट फ्लो होगा। भाई जो यहाँ से ये गया होगा, यहाँ से ये गया होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा भी बिल्कुल सेम है, तो डेल्टा टी यहाँ पे भी वही होगा अपॉन R1, प्लस यहाँ पे भी डेल्टा टी अपॉन R1 इक्वल टू टोटल हीट। टोटल हीट में भी डेल्टा टी ही होगा, क्योंकि दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस में वही आता है, अपॉन टोटल R इक्विवेलेंट। क्या लग रहा है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू डेल्टा टी इंटू, डेल्टा टी तो हर जगह पे कट जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमने दो लेकर बताया है ना, ये हमने दो कंडक्टर्स लेकर बताए हैं, लेकिन इसी तरीक़ा से अगर मल्टीपल कंडक्टर्स भी हो तो भी चलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, टू कंडक्टर्स के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन ये है। चलो भाई ठीक है, इसी कारण से अगर आप चाहें तो के में भी रिलेशन बता सकते हैं। इफ मोर नंबर ऑफ कंडक्टर्स, बहुत ज़्यादा कंडक्टर्स अगर आपको दे दिए हैं, है ना, इन टाइप्स का दे दिए हैं, मतलब कि ये तो ठीक है हाई टेम्परेचर है और यहाँ पे टी कूल है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, और एक तरह का दे रखा है बच्चों, ऐसा करके एन दे रखा है ना। हर एक का यहाँ पे दे रखा है कि कंडक्टिविटी K1 मान लो, इसका K2 मान लो, इसका K3 मान लो, इसका K4 मान लो, ऐसे करके बढ़ते चले जाओ नीचे तक, ठीक है।
आपको पता है आर का वैल्यू क्या होता है, एल अपॉन के ए होता है भाई। तो उसी तरीक़ा से आपको पता चल जाएगा कि आर वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल अपॉन लेंथ हर एक जगह पे सेम ही है, लेंथ इसका एल ले लिए है ना, तो इसका भी लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, एल हर एक जगह पे सेम है। तो एल अपॉन के वन ए वन हो जाएगा, एरिया हमें नहीं पता है। उसी तरीके से आर टू का वैल्यू हो जाएगा एल अपॉन के टू ए टू। उसी तरीके से आर थ्री का वैल्यू हो जाएगा एल अपॉन के थ्री ए थ्री। इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं, एन तक। तो हम यहाँ पे आर इक्विवेलेंट बिल्कुल बता सकते हैं भाई। वन अपॉन आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा एल अपॉन के वन ए वन प्लस एल अपॉन के टू ए टू प्लस एल अपॉन के थ्री ए थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। ओ माई गॉड, मैंने गलती कर दिया क्या, मैंने इंग्लिश में बोला अभी ठीक है, यहाँ पे वन अपॉन आर वन होता है ना बच्चों। देखिए आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता है, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो ये आर वन आर टू आर थ्री वन अपॉन में है, वन अपॉन में है ना बच्चों। तो ये चीज़ गलती नहीं करना है हमें, ये वन अपॉन में है टोटल, तो हम वन अपॉन में लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे भाई। वन अपॉन एल अपॉन के वन ए वन प्लस वन अपॉन एल अपॉन के टू ए टू प्लस वन अपॉन एल अपॉन के थ्री ए थ्री, है ना बच्चों, प्लस डॉट 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 वन अपॉन एल अपॉन के एन ए एन हो जाएगा भाई। सिंपल से यहाँ पे वन अपॉन आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आप चाहें तो बता सकते हैं। ऊपर चल जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा के वन ए वन प्लस के टू ए टू प्लस के थ्री ए थ्री प्लस डॉट 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 के एन ए एन आ जाएगा भाई। और ये टोटल किसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वन अपॉन एल का। चलिए भाई यहाँ तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया यार। वन अपॉन आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता है, ऊपर चला जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, वन अपॉन एल तो वही रहेगा एल अपॉन के एन ए एन हो जाएगा भाई। इसका मतलब के एन ए एन डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा, और ये एल एल कट भी जाएगा, ओके। और ए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, के एन टाइम्स सब का जोड़ना है, मतलब कि ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 ए एन तक, ठीक है, डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहला बन गया, ये दूसरा बन गया, फ्रॉम वन एंड टू क्या हो जाएगा भाई, पहला दूसरा से हमें क्या मिलेगा बच्चों, यही वैल्यू ना हमने रखा है। तो ये टोटल वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो एल एल नीचे कट जाएगा, तो ऊपर ये जो बचेगा और ऊपर ये बचेगा वो दोनों सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि के एन टाइम्स ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 ए एन बराबर के वन ए वन प्लस के टू ए टू प्लस के थ्री ए थ्री प्लस डॉट 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 के एन ए एन तक आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पे अगर देखिए, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। के एन का वैल्यू अगर आप ऐसे करके निकालें तो निकालना, ऐसे भी कर सकते हैं। के एन का वैल्यू के वन ए वन प्लस के टू ए टू प्लस के थ्री ए थ्री प्लस डॉट 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 के एन ए एन हो जाएगा भाई। और डिवाइडेड वन में ए वन प्लस ए टू आ जाएगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 ए एन आ जाएगा। अब अगर हम करना चाहें, इफ एरिया ऑफ ऑल स्लैब्स आर सेम, एरिया हर एक स्लैब का सेम दे दिया है, इसका मतलब सारा एरिया बराबर हो जाएगा। ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री ए प्लस ए एन टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं के इक्विवेलेंट का वैल्यू बच्चों वो आ जाएगा, यहाँ पे ए कॉमन हो जाएगा, ए नीचे भी आ जाएगा, तो ए टाइम्स ऑफ के वन प्लस के टू प्लस डॉट 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 के एन डिवाइडेड बाई एन टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और ए कट जाएगा, तो के वन प्लस के टू प्लस के थ्री डिवाइडेड बाई
एन हो जाएगा भाई। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 Kn डिवाइडेड बाई एन आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला आपके पास बन गया जब ये चीज़ पैरेलल में हो, है ना। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो के इक्विवेलेंट का वैल्यू K1 प्लस K2 प्लस K3 डॉट 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 एन डिवाइडेड बाई एन हो जाता है। आप समझ रहे होंगे। अगर 2 दे रखा होगा तो क्या होगा, पीछे 2 के लिए किया था तो K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। वहाँ पे आया था 2 K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं बच्चों, कॉन्वेक्शन में क्या होता है भाई। कॉन्वेक्शन बोलेंगे, कॉन्वेक्शन कहाँ से आ गया। अरे यार, कल जो हमने ट्रांसफर ऑफ हीट 3 तरीके से होता है मैंने बताया था, जिसमें एक कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन होता है। तो मैंने कंडक्शन कल बता दिया था। आज हम लोग कॉन्वेक्शन देख लेते हैं, कॉन्वेक्शन के थ्रू कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है। तो बोलेंगे हमको तो याद है। कैसे याद है, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पार्टिकल्स होता था, पार्टिकल्स ही चलते थे। यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन। इसमें मटेरियल पार्टिकल से चलने लगते हैं भाई। जैसे मान लेते हैं ना कि एक इस टाइप का है, इस टाइप का हमने एक टब बना दिया है और इसमें बच्चों क्या है, पानी भर दिया है। इसमें भाई पानी भर दिया है हमने, और नीचे से हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या होता था, ऑब्वियसली यहाँ पे धीरे धीरे गर्म होने लगता था। तो गर्म होकर नीचे वाला पार्टिकल्स ऊपर भागता था और ऊपर वाला पार्टिकल नीचे भागता था। ओके, मतलब ये ठंडा वाला पार्टिकल नीचे आता था, ये गर्म वाला पार्टिकल ऊपर जाता था। तो यही तो बोला जा रहा है कि माइग्रेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल, मतलब इसके माइग्रेशन होता है, इसमें मटेरियल पार्टिकल्स ही चलते हैं, है कि नहीं बच्चों। मैंने कल भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इसके बारे में, आप समझ लीजिए। ये चीज़ आपके एग्जाम में नहीं आता है, नोट इन जेई नीट, इसमें नहीं आता है बच्चों, जे नीट में नहीं आता है ये चीज़, क्योंकि ये इसके बारे में उतना हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसी कारण से इसको कहीं कहीं पे बोला जाता है कि ये नेचुरल है। एक सेकंड, ये नेचुरल है क्या, हम हीट दे रहे हैं ना, हो तो नेचुरल ही रहा है। हाँ, जैसे पानी भी अगर गर्म होता है वातावरण में जो है ना, इन्वायरमेंट में, पॉन्ड का भी, तो ऊपर जाता है सनलाइट की वजह से, तो वो भी नेचुरल है बच्चों, नेचुरल कॉन्वेक्शन बोल देते हैं। भले ही हीट हम दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हीट दे रहे हैं तो ये अपने आप हो रहा है ना, ऊपर नीचे इसका पार्टिकल्स अपने आप हो रहा है। लेकिन एक होता है कहीं कहीं पे बोला जाता है जहाँ पे ये आर्टिफिशियल है, इसमें पानी भरा हुआ है और हम खुद से एक पंखी टाइप का ले आए, ये ले आए बच्चों, और यहाँ पे इस टाइप का ऐसे हम लोग बना दिए। ये पंखी टाइप का है और इसको ऐसे करके हम लोग चला रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या करेगा, गोल गोल नचेगा। तो इसके कारण नीचे से अगर हीट भी दे रहे हों, नॉर्मल हीट दे रहे हैं, नॉर्मली हीट बहुत कम दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं हो रहा। बट ये हम चला रहे हैं ना, ये गोले गोले ऐसे अगर चला रहे हैं ना, तो चलाने से इसका अंदर का पार्टिकल्स जो होगा ऐसे मटेरियल पार्टिकल से ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे ऊपर वाला नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे हीट जनरेट हो जाएगा आर्टिफिशियली, है ना, आर्टिफिशियल कॉन्वेक्शन, है ना बच्चों। यहाँ पे आर्टिफिशियली हो जाएगा, मतलब हम लोग आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं बाय मूविंग ऑफ आर्टिफिशियल फैन वी कैन मूव इनर पार्टिकल टू टॉप, और टॉप वाला को नीचे भी ला देंगे। तो उस टाइप से होता है ये, वैसे उतना आपको देखना नहीं है, बस समझना है ऐसे, है ना, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी कुछ कुछ पॉइंट्स में ले आया हूँ बच्चों। जैसे पॉइंट्स ये है कि इफ़ लिक्विड एंड गैसेज आर हीटेड फ्रॉम टॉप, देखिए हम यहाँ पे जो हीट कर रहे हैं बॉटम से हीट हो रहा है भाई, नीचे से हीट हो रहा है। लेकिन अगर हम टॉप से हीट करें, सो दैट द कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल। ऊपर से कैसे कन्वेक्शन होगा, ऊपर से हम हीट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे कैसे होगा, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स कम डेंस होता है तब ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स ही कम डेंस हो गए तो ऊपर से ऊपर ही रहेंगे ना भाई। दे ट्रांसफर हीट, ओके।
बाय कंडक्शन। अच्छा, यहाँ पे तो कंडक्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात बोला इसने कि अगर भाई हम ऊपर से कर रहे हैं तो कंडक्शन हो रहा है ना, वहाँ पे पार्टिकल्स चलेंगे नहीं, वहाँ पे मटेरियल पार्टिकल्स चलेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर से कर रहे हैं, ऊपर ही कम डेंस है और कम डेंस ऊपर ही जाना चाहता है, तो ऊपर है उसी को कम डेंस कर रहे हैं तो ऊपर ही तो रहेगा। आ रहा है समझ में? लेकिन अगर हम नीचे से करते हैं तभी तो नीचे वाला पार्टिकल्स कम डेंस होकर ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे आता है, तो यह कॉन्वेक्शन होता है। लेकिन ऊपर से हीट करेंगे तो नहीं होगा, सिंपल। तो फिर कंडक्शन हो जाएगा वहाँ पे, बस पार्टिकल्स से हीट ट्रांसफ़र होगा, पार्टिकल्स खुद नहीं चलेंगे, ठीक है। मरकरी एक ऐसा मतलब लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, मेटल है, मेटल है या क्या है भाई, एलिमेंट है कोई भी, थ्रू लिक्विड हीटेड बाय कंडक्शन एंड नॉट बाय कॉन्वेक्शन। भले ही ये लिक्विड है, लेकिन लिक्विड स्टेट में है, लेकिन यहाँ पे कंडक्शन पॉसिबल होता है, ना कि कॉन्वेक्शन, मरकरी के केस में। ऐसे ही पॉइंट है। नेचुरल कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन ग्रेविटी फ्री रीजन। ओके, जहाँ पे जी का वैल्यू नहीं है वहाँ पे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर कहीं पे एयर नहीं है तो कैसे कन्वेक्शन कर पाएंगे भाई, नहीं हो पाएगा। सच एज फ्री फॉलिंग लिफ्ट और ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, बिल्कुल सही बात बोला इसने, क्योंकि ग्रेविटी है तभी तो पॉसिबल बच्चों, तभी तो कम डेंस ऊपर जा रहा है और हाई डेंस का पार्टिकल नीचे आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जी का भी वैल्यू तो लग ही रहा होगा, तभी तो जो भारी वाली चीज़ है उसको नीचे ला पा रहा है और हल्के वाले ऊपर चले जा रहा है। ग्रेविटी का भी रोल है, ग्रेविटी का भी रोल है, सिंपल है बच्चों। चलिए सवाल कर लेते हैं भाई, देखिए इतना ही पढ़ने पे सवाल हो जाता है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कॉपर रोड और 3 स्टील, अच्छा अच्छा अच्छा, कॉपर रोड है और एक 3 स्टील रोड है, ठीक है, 3 स्टील रोड और 3 कॉपर रोड। ओके, ये स्टील स्टील स्टील, कॉपर कॉपर कॉपर, और सबका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कनेक्टेड एज सोन। इंड ए और ई के बीच में टेम्परेचर 125 जीरो है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, ओके, थ्रू द हॉट जंक्शन ऑफ द फंक्शन, होल्ड फंक्शन। यहाँ से कितना, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से कितना करंट फ्लो होकर यहाँ पे जा रहा है, तो चीज़ें सिंपल नहीं हो गई बच्चों। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, सिंपल नहीं हो गया भाई? आखिरकार अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है तो ये हाई टेम्परेचर होगा, ये लो होगा, यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा कि यहाँ पे इधर जाएगा, इधर आएगा कि इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा कि इधर आएगा। यहाँ पे देखकर आपको एक चीज़ दिमाग में आना चाहिए, हमने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था कि नहीं? अरे ये कौन सा ब्रिज सर, ये इंडिया में ब्रिज है या फिर पाकिस्तान में है? अरे भाई ये ब्रिज वो ब्रिज नहीं है। बोलेंगे व्हीट मतलब गेहूँ और पत्थर को मिला के ब्रिज बना दिया, नहीं भाई वो नहीं है, ये नाम है एक आदमी का, आदमी का नाम ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप अपना भी नाम ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज वो ब्रिज नहीं होता है, यहाँ पे इस ब्रिज की बात हो रही है, इस ब्रिज की बात हो रही है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिसिटी में बताया था बच्चों आपको कि यहाँ से अगर इस टाइप का अगर कहीं पे जंक्शन दे दिया जाए, इस टाइप का जंक्शन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और एक ये ऐसे है, तो यहाँ पे इस चीज़ का स्टील है, ये स्टील है, ये कॉपर है, कॉपर है, कॉपर है। बोला जाता था कि अगर इसका रेजिस्टेंस हमको दे दिया है, इसका रेजिस्टेंस दे दिया है R1, यह है R2, यह है R3, यह है R4 और ये है R5 मान लेते हैं, मान R ही मान लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, सबका रेजिस्टेंस हमको दे रखा है भाई। अगर हमने पढ़ा था व्हीट स्टोन ब्रिज में, इफ़ R1/R3 का रेशियो अगर R2/R4 के रेशियो के बराबर हो जाए तो क्या होता था, तो क्या होता था भाई, इसका मतलब कि सारा करंट जो आ रहा है इधर से इधर चला जाएगा और इधर से इधर चला जाएगा, इसमें करंट नहीं जाता था। अगर इनका रेशियो सेम हो जाए, हमने पूरा डेरिवेशन भी किया है, ये दोनों का रेशियो सेम हो जाए, दिस बाय दिस, तो इसमें करंट नहीं जाता था। यहाँ से जाने वाला करंट या फिर हीट इधर से इधर चला जाएगा, हीट इधर से इधर चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। देख लेते हैं बराबर आ रहा है क्या, सही में बराबर आ रहा है क्या। R1 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए बच्चों, L/K1, एल आपको दे रखा है हर जगह पे 10 सेंटीमीटर का है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और K कितना है, किसका, स्टील है ना, यहाँ पे स्टील का कितना है 50। समझिएगा यहाँ पे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा एक, लेकिन यहाँ पे मीटर में दे रखा है। चलिए लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे, अभी हम रहने देते हैं यूनिट को, है ना। कितना हो जाएगा, R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, एक सेकेंड, R3 निकाल लेते हैं ना, R3
R3 मतलब कि कौन सा, ये वाला स्टील का ही है। तो फिर से 10/1 इंटू 50। R2 देख लेते हैं, R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, L 10/1 इंटू कॉपर आ जाएगा ना, यहाँ पे कॉपर आ जाता है, कॉपर का कितना है बच्चों 400। R4 कितना हो जाएगा भाई, जो L है 10/1 इंटू कॉपर कितना 400। तो हम अगर R1/R3 करें, R1/R3 करें तो ये दोनों सेम कट जाएगा, R2/R4 करें ये दोनों सेम कट जाएगा। ओके, मतलब ये दोनों बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है तो इससे करंट नहीं जाएगा, बराबर नहीं आता तब सोचते हैं। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो ये तार हटा दीजिए आप। तो सिंपल यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा फिगर, ऐसा 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 है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो इस टाइप से इधर चला जाएगा। यहाँ पे वही है, आई थिंक क्लियर होगा। ये स्टील है, ये कॉपर है, ये स्टील है, ये कॉपर है, ये स्टील है, ठीक है। तो अब इसको हमें सोल्व करना है, अब इसको सोल्व करना है। तो अब तो सिंपल हो गया ना भाई, यहाँ से अगर करंट इधर जा रहा है तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए इस टाइप से, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए। भाई ये तार इधर जा रहा है ना, तो तार में दोनों दिख रहा है रेजिस्टेंस इस टाइप का, तो ये दोनों का रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, इसका भी रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, दोनों सीरीज में है। ओके, इसका मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, सीरीज में हो गया ना, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, आर ऑफ स्टील प्लस आर ऑफ कॉपर। स्टील का रेजिस्टेंस और कॉपर का रेजिस्टेंस, मतलब कि स्टील का हमने निकाला है, ये सब स्टील का ही तो निकाला है भाई, दोनों स्टील का ही है, ठीक है। तो 10/50 प्लस 10/400, 10101010, कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9/40 हो जाएगा भाई, मैं ऐड कर लिया। तो ये सीरीज में ये दोनों का हो जाएगा, ये दोनों का। तो उसी तरीके से नीचे भी तो है, तो ये दोनों को हम निकाल लिए भाई, ये दोनों चीज़ तो हमने निकाल लिया। इसका मतलब आगे ले चलते हैं, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे नहीं था, यहाँ पे ऐसे ही था। तो ये स्टील स्टील, कॉपर कॉपर, और ये भी स्टील था। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये कितना आया, ऐसे। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, ये दोनों को ऐसे करके सॉल्व कर लिया, ये इसको ऐसे करके सॉल्व कर लिया। तो ये दोनों का जो इक्विवेलेंट आ रहा है यहाँ पे, ये स्टील हो गया, और यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन में हमको आ रहा था आर का वैल्यू, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, एक ऐसे आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, ऐसे है ना। अरे यार मैं कैसे समझाऊँ, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ बच्चों। देखिए इस टाइप से समझिए, ये स्टील था, ऐसा गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, 9/40 आ रहा है, 9/40, और इसका भी 9/40 आ रहा है। अब ये दोनों क्या हो गया ना, अब ये दोनों बच्चों पार्लल में हो गए, ये दोनों सीरीज में था तो ऐसे आ गया, अब ये दोनों पार्लल में हो गए, ठीक है भाई। अब पार्लल में हो गए तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका जंक्शन है, तो ये 9/40 हो गया, ये भी 9/40 हो गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू, आर का वैल्यू, यहाँ पे भी आर का वैल्यू ये है, और यहाँ पे ये स्टील है। अब इन दोनों को अगर हम कर दे कैलकुलेट, ये दोनों को, है ना, ये दोनों क्या है, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे निकालते हैं, आर का वैल्यू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, दिख रहा है साफ साफ हमें, दोनों सेम है, तो R/2 हो जाएगा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। इसका मतलब यहाँ से हम ला सकते हैं भाई कि ये कैसे आ जाएगा और ये कैसे आ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, मतलब कि 9/80 हो जाएगा 40 के जगह पे। और स्टील का हमको पता ही था, स्टील का कितना था बच्चों, 10/50। अब ये दोनों सीरीज में हो गया, ठीक है। आपको पता है 125 पे था, 125 डिग्री सेल्सियस पे था ये, और ये था 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है भाई। इन दोनों को अगर हम सीरीज में कर दें तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/5 प्लस 9/80, 16/85 तो 16/25/80 आ जाएगा इसका आर इक्विवेलेंट का वैल्यू।
इसका मतलब कि करंट जो फ्लो हो रहा है, जो हीट फ्लो हो रहा है, डेल्टा भी अपॉन आर, मतलब 125 माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट 25/80, मतलब कि आ जाएगा 125 गुने 80 डिवाइडेड बाई 25, 25 पचे 125, तो ये आ जाएगा 400। 400 आ रहा है हीट का वैल्यू, जो फ्लो हो रहा है हीट करंट। लेकिन देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर में ही रख दिए थे, मीटर में कन्वर्ट नहीं किए थे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तभी तो वाट में आएगा अच्छे से, है ना। सेंटीमीटर में आ गया था, तो इसको मीटर में, सेंटीमीटर वाट था ना, तो यहाँ पे मीटर में क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर में कर देंगे। ये सेंटीमीटर हमें आ रहा था, अगर आप यहाँ से देखें ना बच्चों, यहाँ से आपको पता चल जाएगा हीट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, के इंटू मीटर केल्विन था। ओके, पे आ जाएगा के इंटू सेंटीमीटर में हम लोग रख दिए थे, और केल्विन था, मतलब थीटा में। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो मीटर में बदलेंगे तभी वाट में आएगा, तो यहाँ पे 4 वाट हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल दिए, 10⁻² से गुना कर दिए, 4 वाट आंसर आ गया। तो 4 वाट का यहाँ पे कितना है, इतना है बच्चों, इधर से फ्लो हो रहा है ऐसे करके, है ना। आप लोग को ये चीज़ मैं बता दूं कि जो हीट करंट है वो होता है कितना dq/dt, और dq मतलब कि हीट फ्लो हो रहा है, मतलब कि, है ना, हीट ही बोलते हैं उसको। तो जूल में मेजर करते हैं, और नीचे टाइम आ गया, है ना। तो आपको पता होगा कि जो पावर होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, तो वहाँ पे भी क्या आता था, जूल पर यूनिट टाइम आता था, सेकेंड। तो पावर का यूनिट क्या होता था, वाट होता था। तो यहाँ पे इसीलिए एच का यूनिट क्या हो रहा है, वाट हो रहा है ना, वाट हो रहा है। हीट करंट का जो हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, यूनिट बोलते हैं, वाट आ रहा है, इसीलिए वाट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू भी लिखा हुआ था। कोई बात नहीं, चीज़ें समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जरा भाई, कॉपर ब्रास स्टील रोड है, ठीक है भाई। सबका हमको दे दिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है। ओके ओके ओके, आपको दे रखा है कि जो इनका लेंथ है 46 है, 13 है और 12 है, कॉपर ब्रास स्टील का, ठीक है। इनका थर्मल कंडक्टिविटीज़ भी दे रखा है, ये और ये, कॉपर ब्रास स्टील का, ठीक है भाई। तो हमें बताना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ कितना होगा, हीट फ्लो कितना होगा। चीज़ें बहुत सिंपल हो गई बच्चों, कैसे सिंपल हो गई भाई, इस तरीके से सिंपल हो गई कि आप ऐसे समझिए, 3 रोड, एक ऐसे रोड है, एक ऐसे रोड है, एक ऐसा रोड है, ठीक है। 3 जंक्शन बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपके पास, कौन कौन सा है, कॉपर ब्रास स्टील, कॉपर ब्रास स्टील है बच्चों। इसके इंड का टेम्परेचर दे रखा है, देखिए किधर गया, हाँ, ये जो है लेंथ दे रखा है, ठीक है ठीक है, 46 13 12, 46 13 और 12 सेंटीमीटर का। इनका थर्मल कंडक्टिविटी 0.9 टू 0.6, 0.9 टू 0.26, और के का वैल्यू यहाँ पे 0.12, ठीक है। और चीज़ क्या दे रखा है, सीजीएस में ही हमें जो बताना है ना हीट करंट, वो सीजीएस में ही, तो हमें यूनिट की टेंशन नहीं लग रहा, हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रखना होगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब हर का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम है। हमें क्या करना है, लेंथ दे रखा है क्या, इंड ऑफ कॉपर इज मेंशन्ड, कॉपर का जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, और ब्रास और स्टील का 0 डिग्री सेल्सियस। इंड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इसका 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका 0 डिग्री सेल्सियस है। यार हमें लेंथ क्यों नहीं दे रखा है, मैं ये सोच रहा हूँ। अच्छा लेंथ ही तो दे रखा है 46 सेंटीमीटर, अरे भाई मैं कैसा आदमी हूँ, और सबका एरिया बराबर ही दे रखा है, ठीक है ठीक है, अरे यार ठीक है, ऑल हैव सेम एरिया। कभी कभी लगता है मैं क्या ही कर रहा हूँ भाई, क्या ही कर रहा हूँ।
इतना बुद्धू कैसे हो सकता हूँ, इतना पागल कैसे हो सकता हूँ मैं। सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है। किस में निकालना है हमें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ कॉपर, रेट ऑफ हीट फ्लो इन कॉपर। कॉपर में हीट फ्लो कैसे हो रहा है, मान लेते हैं इधर की तरफ हो रहा है, इसमें इधर की तरफ, इसमें इधर की तरफ, हमें नहीं पता है किधर हो रहा है, हम मान लेते हैं शुरू में, ठीक है। इसका टेम्परेचर टी मान लिया, तो मान लेते हैं ये हाई टेम्परेचर है, तो टी माइनस दिस है ना, वही वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो करंट का फ्लो आ जाएगा। इसका मतलब इधर अगर I1 फ्लो हो रहा है, इधर I2 हो रहा है, इधर I3 हो रहा है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। शुरुआत में तो यही मान लेंगे किरचॉफ का रूल लगा के। हमें पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, बस सबको जोड़ के जीरो कर दीजिए अगर नहीं पता है तो। जो निगेटिव आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि 100 माइनस टी, सॉरी टी होगा ना, टी हाई टेम्परेचर है, टी माइनस 100 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R1। R1 का वैल्यू कितना है इधर निकाल लेते हैं, R1 इक्वल टू L अपॉन K1। एल लेंथ है 46, 0.92 इंटू एरिया, एरिया कितना है बच्चों 4 है। यहाँ से R2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एल लेंथ कितना है बच्चों 13, के मतलब 0.26 इंटू 4। उसी तरीके से R3 भी निकाल सकते हैं, एल कितना है 12, एल अपन K1 0.12 इंटू K3 सॉरी इंटू 4। तो चीज़ें कुछ कुछ कटते हुए दिख रही है, ये 2 बार में कट जाएगा तो 0.02 आ जाएगा, ये 0.02 यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे 0.01 आ जाएगा। तो चीज़ें हमको यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रही है बच्चों। 1/0.08 हो जाएगा, 1.0.08 हो जाएगा, यहाँ पे 1/0.04 हो जाएगा। चलिए भाई आ गया चीज़ें। तो आपको पता होगा क्या पता होगा, R1 हो जाएगा प्लस I2 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, टेम्परेचर T माइनस 0 करेंगे तो वही हो जाएगा अपन R2, यहाँ पे भी वही T डिवाइडेड बाई R3 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से R1 जो होता है वो कितना होता है, 1/R1 कितना हो जाएगा, R1 यहाँ पे ले जाएँ, इसको यहाँ ले जाएँ, तो 1/R1 0.08। उसी तरीके से 1/R1 0.08, ठीक है, 0.08 इंटू टी माइनस 100 प्लस 0.08 इंटू टी प्लस 0.04 इंटू टी बराबर 0। सिंपल। तो 8 8 16, 16 और 4 होता है 20, 20 आए, ये क्या कर दिया, ठीक है, ठीक ही तो किया है। टी माइनस 8 बराबर 0। ओके, टी का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, 8/0.2, तो 40 आ रहा है, आई थिंक 40 है क्या, टेम्परेचर का वैल्यू 40 आ रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस। चलिए ठीक है, तो ये हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना था इसमें कितना फ्लो हो रहा है, इसमें I1 का वैल्यू, तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत लिया था, इधर से इधर फ्लो होगा, चलो कोई बात नहीं। तो 100 चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई R1 का वैल्यू कितना आया था 1/0.08, कितना हो जाएगा बच्चों 60 इंटू 0.08, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 8 छक 48, 4.8 कैलोरी आ जाएगा, है क्या, कैलोरी पर सेकंड, ठीक है, कैलोरी पर सेकंड आ जाएगा, इतना करंट फ्लो हो रहा है। तो कैलोरी पर सेकंड यही तो है आंसर, यही तो आ गया, ठीक है, आसान है यार। पीछे लगता है हमने हीट करंट जो लिखा था उसका डायमेंशन मैंने बस इस चीज़ में लिख दिया था यार, मैं भूल गया भाई। हीट फ्लो का डायमेंशन पर सेकंड में आता है ना, कैलोरी पर सेकंड में हमने कितना निकाल दिया था, इतना वाट लिख दिया था हमने, वाट में आएगा क्या, अच्छा कैलोरी पर सेकंड वाट ही तो होता है। अरे यार ठीक है भाई, मैं क्या करता रहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, होता है। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आइडेंटिकल दे रखा है रॉड, क्रॉस सेक्शन लेंथ ऑफ द 3 K1 K2 K3, ठीक है, आर इंड आर लॉन्ग है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सब कुछ दे रखा है, आप पढ़ लीजिए खुद से बच्चों। देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन K1 K2 K3 बताना है भाई, बता सकते हैं, K1 K2 K3 के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। यहाँ से देखिए, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, अगर ऐसे देखा है सीरीज में तो हर एक में करंट फ्लो सेम होगा, आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू सेम कर देते हैं सब जगह पे। पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कि यहाँ पे I1 का वैल्यू कितना होगा,
I1 मतलब इसमें करंट कितना, इसमें करंट कितना, एक्चुअली में होगा सब में करंट सेम, लेकिन पहले निकाल लेते हैं। I1 इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब कि 100 माइनस 70 डिवाइडेड बाई R1। R1 कितना हो जाएगा बच्चों, L अपॉन K1। तो L लेंथ आपको दे रखा है क्या, लेंथ और क्रॉस सेक्शन सब पे डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। हमको लगता है लेंथ और क्रॉस सेक्शन सबका बराबर ही होगा, आइडेंटिकल ही है। L अपॉन K1 के ए, तो K इंटू ए कर देंगे, K1 इंटू ए। उसी तरीके से I2 का वैल्यू हो जाएगा 70 माइनस 20 डिवाइडेड बाई L अपॉन K2 इंटू ए। I3 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई L अपॉन K3 इंटू ए, ठीक है। आपको पता है I1 I2 सेम, I1 I2 I3 सेम होगा, क्योंकि करंट तो सेम ही फ्लो कर रहा होगा ना यार, करंट तो सेम ही फ्लो कर रहा होगा, सीरीज में ही है। I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 हो जाएगा। इसका मतलब कि सब कुछ कटता हुआ दिख रहा है हमें, तो ऊपर बढ़ जाएगा 30। I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 30 टाइम्स ऑफ K1 इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ K2 इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ K3। ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आपको क्या निकालना था, K1 बाई K2। देखिए K1 रेशियो K3 है, K1 रेशियो K3 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 2/3 आ रहा है। चलिए ऑप्शन सही है। K1 बाई K2 का वैल्यू कितना आ रहा है, K1 बाई K2 का वैल्यू आपके पास आ रहा है 5/3 आ रहा है, ये भी ऑप्शन सही है। कौन सा सबसे ज़्यादा है, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे काट दिए, 1 0 1 0 1 0 इक्वल टू यहाँ पे x लिख दीजिए। कौन सा ज़्यादा है, आराम से निकल जाएगा। K1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x/3, K2 का वैल्यू हो जाएगा x/5, K3 का वैल्यू हो जाएगा x/2। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, आप देख लीजिए। सबसे बड़ा तो हमको ये लग रहा है K3 सबसे बड़ा, K3, चलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया, K3 सबसे बड़ा, उसके बाद K1, उसके बाद K1, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ये आ गया। सिंपल है भाई, सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आ गए यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे आने के लिए आपको बच्चों, ये तो मार्कर क्या हो गया भाई, यहाँ पे आने के लिए बच्चों आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।